हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। पेपर 2 के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर ले शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि इस वीडियो का PDF मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जहाँ से बहुत सारी हेल्प होगी। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें रेज़ किए हैं। स्पेशली बात करूँ तो मैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ यूपी टेट के लिए, जिसका आपका जनवरी में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के मॉक टेस्ट आपके सामने आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDP पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये CDP और लेवल इसका पेपर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भेदभाव जिसको हम बोलते हैं, या फिर व्यक्तिगत अंतर के क्या कारण हो सकते हैं। मदर एंड फादर, माता या पिता हो सकते हैं। ओनली हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी, या फिर वातावरण, या फिर केवल एनवायरनमेंट। तो आपको बताना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत भेदभाव, यानी कि पर्सन ए, अगर मैं बात करूं, चाइल्ड ए की बिहेवियर की बात करूं, तो वो हो सकता है चाइल्ड बी के बिहेवियर से। लर्निंग के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, सीखने के रेस्पेक्ट में, शिक्षा के संबंध में यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि एक बच्चा क्लास में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक अलग तरीके से, अलग मेथड से समझ सकता हो, और हो सकता है दूसरा बच्चा बी जो है उसी चीज़ को किसी और मेथड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, भेदभाव है। ठीक है, एक बच्चे एक इमोशनल हो सकता है बच्चा बी इमोशनल ना होकर उसका कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं व्यक्तिगत भेदभाव में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे आपका कॉग्निटिव बिहेवियर हो गया, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया, ठीक है, और बिहेवियर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आनुवांशिकता हो गई, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। एट द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड विल। तो देखिए, ये कौन सी स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज है, और चाइल्डहुड में भी बचपन के बाद की अवधि के अंत में बच्चा क्या फील करता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, प्री चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था होती है, और लेटर यानी कि बाद की बाल्यावस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या फील करता है? फील हिमसेल्फ और हर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल, कि वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फैमिली, कि वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता इस अवस्था में। वॉन्ट टू बिकम ए हीरो, कि वो एक नायक बनना चाहता है, या फिर ऑल दी अबव। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड में भी 2 अवस्थाएं होती है, जिसमें जैसे बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था और बाद की बाल्यावस्था। तो यहाँ पर लेटर स्टेज, जब बाल्यावस्था क्रॉस करने वाला होता है ना बच्चा, तो उसको हम बोल रहे हैं लेटर पीरियड जो होता है चाइल्ड का। उसमें बच्चा क्या सोचता है कि भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं दूसरों से बहुत बेहतर हूँ, मैं एक हीरो की तरह। आप लोगों ने भी इस तरह से फील किया होगा जब आप चाइल्डहुड स्टेज में, यानी कि 6 to 7 ईयर्स के पीरियड में जब आप पहुँचते हैं, तो इस तरीके की फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आ गया आपके पास में अगेन CDP का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। जो परिपक्वता का सिद्धांत है, मैचुरेशन थ्योरी है, वो किसने प्रपोज की, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के नाम है, हल ने की है, ये लिगार्टी ने की है, गैसॉल्स ने की है, या फिर हर्टलॉक ने की है। तो देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गैसॉल ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चरल सांस्कृतिक एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सामाजिकता और सांस्कृतिक जो बिहेवियर है, ये सांस्कृतिक एनवायरनमेंट, पर्यावरण है, परिवेश है, वो इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, मैचुरेशन थ्योरी में। जो किसने प्रपोज की है? गैसॉल ने इस चीज़ को प्रपोज किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल ऑफ क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हिंदी का हमारे पास क्वेश्चन आया है, ऊन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है, मार्क डाउन कर लेना भाई। ऊन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आपको बताना है कि क्या राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। देखो, संज्ञा के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन सी संज्ञा है? जिन संज्ञा शब्द से सामग्री अथवा पदार्थ, किसी भी सामग्री का, ठीक है, या फिर किसी भी पदार्थ का
बोध होता है तो उसको हम बोलते हैं दिव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गई भाई कि यहाँ पर किसी भी सामग्री अथवा पदार्थ के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है तो वो क्लियर होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऊन शब्द में डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है अगेन हिंदी का क्वेश्चन, सही शब्द युग्म चुनिए, यानी कि आपको करेक्ट पेयर जो मैच है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है जगत के सामने लिखा है कर्ण, अंबुदी के सामने लिखा है सागर, चूर के सामने लिखा है सुंदर, चारू के सामने कुएं का चौतरा। तो आपको राइट आंसर बताना है कि शब्द युग्म। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि शब्द युग्म क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो समान होते हैं लेकिन उनका उच्चारण जो होता है ना वो समान उच्चारण वाले तो होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल समान होता है लेकिन इनका मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट पेयरिंग की गई है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी अंबुदी। अंबुदी का मतलब क्या है यहाँ पर? सागर। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जगत की तो जगत यहाँ पर गलत मैच है क्योंकि जगत के सामने क्या होना चाहिए? जगत के सामने होना चाहिए कुएं का चौतरा। और बात करें अगर चूर की तो चूर यहाँ पर सुंदर से मैच नहीं होगा, चूर का मतलब होता है कर्ण। ठीक है। और चारू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारू आ जाएगा सुंदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में मैच हो गया जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में अगेन हिंदी का क्वेश्चन है, अति जमा इव में कौन सी संधि है? भाई संधि से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यूपी टेट की अगर मैं बात करूँ तो संधि समास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था आपसे कि शब्द युग्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको मेनली फोकस करना है। अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अति जमा एव में कौन सी संधि है? गुण, यण, वृद्धि या फिर वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी, अति जमा एव में दीर्घ संधि है। अति जमा एव क्या मिलकर बनाएगा भाई? ये बनाएगा अतीव। तो देखो अतीव की अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये बनेगा हमारे पास अति जमा इव। तो ये किस किस के मेल से बन रहा है? छोटी ई और छोटी ई के योग से बन रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर? बड़ी ई। तो तभी हमारे पास क्या हुई? दीर्घ संधि हुई। या फिर आपके पास ए प्लस आ क्या मिलकर बनाएगा? आ बनाएगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका दीर्घ संधि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट क्या फिलअप होगा यहाँ पर। इफ़ आई वॉन्ट आई डैश डिफीट द अदर टीम एट वन गो। यहाँ पर आपको क्या चीज़ करेक्टली फिल करेंगे? शुड, शैल, मस्ट या फिर कैन। इफ़ आई वॉन्ट अगर मैं चाहूँ तो आई शुड आएगा, शैल आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा। तो यहाँ पर आएगा आई कैन डिफीट द अदर टीम एट वन गो। और ये कैन किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर? देखो ये कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक, इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे माइट हो गया, ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ पर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए बोलता है आई कैन पार्टिसिपेट इन योर स्टडी ग्रुप। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोलता हाउ कम यू आर लेट फॉर योर क्लास डेली। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट आई वुड हाउ डिफिकल्ट इट माइट बी फॉर हर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर होगा नहीं, पहला स्टेटमेंट होगा नहीं, बचा गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क किया जाता है। और कौन सा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव। यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी क्यों क्या है इसकी विशेषता, क्या पहचान है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की? लास्ट में भी आपका क्वेश्चन मार्क लिखा है और स्टार्टिंग भी इसकी किससे हो रही है? हाउ से। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। इन विच रीजन ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन्य मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएसटी का क्वेश्चन है भाई, पेपर 2 में एसएसटी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ आपको बताना है भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा होती है? मालवा प्लेटू, कर्नाटका, ईस्टर्न घाट या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आपसे पूछा गया उष्ण कटिबंधीय प्लेस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर आसाम। ठीक है, ग्रेटर आसाम या फिर अंडमान निकोबार, ये भी इसी रीजन में ही आता है। या फिर वेस्टर्न घाट
यहाँ पर ईस्टर्न घाट दिए थे, अगर वेस्टर्न घाट होता तो वो भी सही आंसर होता। ईस्टर्न घाट राइट आंसर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें ग्रेटर असम, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट, ये सब के सब क्या है भाई, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, वैली पैनिंग इज जनरली कॉज्ड बाय। घाटी पैनिंग आमतौर पर किसके कारण होती है? एब्रेशन के कारण, कोरोजन के कारण यानी कि जंग लगना, या फिर ट्रैक्शन के कारण, ग्रिप बनना, या फिर इरोजन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इरोजन के कारण होता है ये। और इरोजन क्या प्रोसेस होता है? वैली पैनिंग का मतलब होता है इरोजन, जब मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, ज़मीन पर जो ग्राउंड होता है आपका, सॉइल जो होती है, ऊपरी परत जो होती है, पानी के कारण, हवा के कारण अगर ऊपरी परत जो होती है वो इरोड हो जाती है तो उसको हम इरोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन आर द एस्किमोज फाउंड। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एक्सिकिमो पाए जाते हैं? टुंड्रा रीजन, इक्विलेटरल रीजन, मेडिटेरियन रीजन, या वेस्ट यूरोपियन रीजन। तो देखिए एस्किमोज जो फाउंड होते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा रीजन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम पहुंचते हैं, द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है हमारा, तो वो कहाँ से लिया गया है? कौन से वेद से इसको लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, या फिर ऑल दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गायत्री मंत्र है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसको ऋग्वेदा से बोरो किया गया है। और जो विश्वामित्रा थे उन्होंने इसको क्रिएट किया था, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13, इन विच नादिर शाह प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में दिल्ली में शहर को लूटा था? ये आपको बताना है। नादिर शाह ने कौन से ईयर में जो दिल्ली सिटी थी उसको इन्वेड किया था? 1750 में किया था, 46 में किया था, 41 में किया था, या फिर 39 में किया था? तो ये ईयर था जब नादिर शाह भारत में आया था, उसने लूट मार मचाई थी। और ये कहाँ का शासक था? ये था ईरान का शासक था। और यहाँ पर इन्होंने सोना चांदी खूब लूट मार करी, जो सिटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली में खूब इसने लूट मार करी थी। 1739 की ये बात है। ठीक है, और ये ईरान का राजा था। और इससे पहले जो अहमद शाह अब्दाली आए थे, जो आए थे 1748 से 1761 में आए थे, इन्होंने भी खूब लूटमार करी है। तो यहाँ बात की जा रही थी कि नादिर शाह ने कब जो दिल्ली शहर था उसको में लूट मार मचाई थी। तो ये था 1739 में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द मौलिक अधिकार को डैश किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो निलंबित किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 359 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 359 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं उसको सस्पेंड, निलंबित किया जा सकता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर 2 के लिए हमने डिस्कस किए। यूपी टाइट के लिए मॉक नंबर 1 है ये पेपर 2 के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेवल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन में। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस